नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेमिनी मैथमेटिक्स के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है और गुणनखंड विधि के द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। कल की वीडियो में हमने एचसीएफ जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा निकालना सीखा था। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में बात करते हैं। इसका कथन क्या है? इसका कथन है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां यह गुणनफल जो है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। चलिए इसका मतलब समझते हैं कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। ठीक है, जैसे कोई भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या जो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाता हो। जैसे 6 में 6 और 1 के अलावा 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, इसलिए 6 एक भाज्य संख्या है। तो जैसे 6 को हम क्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 लिख पा रहे हैं हम 6 को 2 गुणा 3, जहां पे 2 और 3 दोनों क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 और 3 अभाज्य संख्याएं है और इन्हें इस 6 को हम इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख पा रहे हैं। इसी प्रकार 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है ना, यानी कि इसे आगे ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 का स्क्वायर। 18 भी एक भाज्य संख्या है, जहां हम 18 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख पा रहे हैं। तो बच्चों, किसी भी संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंड करना है तो वो कैसे करते हैं, समझ लीजिए। 48 जैसे 48 है, 48 का भाज्य गुणनखंड करने के लिए कैसे करेंगे? इस तरह से 48 लिखेंगे और इसके बाद सबसे पहले इसमें किसका भाग जा सकता है? देख लीजिए, यहाँ पे इकाई अंक 8 है तो यहाँ 2 का भाग जा सकता है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, और 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर आगे 2 का फिर से जा रहा है, 2 छिक्की 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 का जा रहा है 3 एकम 3, इस तरह से। और ये 48 को इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? 48 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि इस तरह से हम 48 को लिख पा रहे हैं। यानी कि 48 एक भाज्य संख्या है जिसे हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। यानी कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहना चाहती है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। ठीक है ना, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जबकि एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनका मतलब क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। जैसे कोई एग्जांपल है, ठीक है, कौन सा एग्जांपल ले? जैसे मैं ले लेता हूँ 12 और 18 का। ठीक है, तो 12 और 18 का यदि हम एग्जांपल ले तो इस 12 और 18 का एचसीएफ क्या निकलेगा और 12 और 18 का एलसीएम क्या निकलेगा। ठीक है, अभी मैं इसे गुणनखंड विधि के द्वारा नहीं सिखा रहा हूं, केवल ये समझा रहा हूं कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर है। ठीक है, पहले समझते हैं। देखिए, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कोई दो संख्या या 2 से अधिक संख्याएं दे रखी है तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर, और उसके बाद उन कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। गुणनखंड, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है कि दी गई संख्याओं में जिस जिस संख्याओं का भाग जा सकता है ना, जिन जिन संख्याओं का भाग जा सकता है वो क्या होगी? इनकी गुणनखंड। जैसे 12 में किस किस का भाग जा सकता है? जैसे 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 12 के गुणनखंड होंगे 1। ठीक है, 12 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा, 6 का भी जा रहा है और खुद 12 का भी जा रहा है। यही इसके गुणनखंड है। ठीक है, 18 का किस किस में जा रहा है? देखो, 18 में जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 5 का भी नहीं जा रहा है यहाँ पे, 6 का जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 9 का भी जा रहा है, 9 के साथ साथ अब यहाँ पे किसका जाएगा? 18 का ही जाएगा, 18 का भी जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो दोनों में आ रहे हैं, दोनों में कॉमन। हमें हाईएस्ट यानी कॉमन देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन 1 यहाँ पर दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। क्या इसके अलावा और कुछ कॉमन है? इसके अलावा यहाँ पे और कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हाईएस्ट फैक्टर देखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया? 6। ये 6, ये क्या है? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6, यानी कि एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, यानी 12 और 18 का एचसीएफ क्या हो गया? 6, क्योंकि ये इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एचसीएफ क्या होता है?
ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग चल जाए। ठीक है, देखिए 12 और 18 में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसका भाग 12 और 18 में पूरा पूरा जाए। बड़ी से बड़ी, 2 का भी जाता है, 12 और 18 में दोनों में 2 का भी भाग जा रहा है, 12 और 18 में दोनों में 3 का भी भाग जा रहा है, 12 और 18 में 6 का भी भाग जा रहा है। क्या 6 से बड़ी कोई संख्या है जिसका भाग 12 और 18 में दोनों में जा रहा हो? नहीं है ना। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6 ही है, जो 12 और 18 दोनों को एक साथ विभाजित करती है। तो ये क्या है इनका एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम समझते हैं। ठीक है, एलसीएम जैसे 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? 12 और 18 का एलसीएम का मतलब है क्या है? इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना, ठीक है ना, जिसमें 12 और 18 का पूरा पूरा भाग चल जाए। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12 और 18 से विभाजित होती है। तो बताओ कौन संख्या जो 12 और 18 दोनों से ही विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम कैसे निकालते हैं? इसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बाद में सीखेंगे, पहले समझते हैं कैसे करेंगे। इसका पहाड़ा लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसे 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 18 का देखो 18 एकम 18, 18 दूना 36। देखिए यहाँ पे शुरुआत में 12 और 18 दोनों की टेबल में वो छोटी से छोटी संख्या या वो पहला नंबर जो दोनों के टेबल में, दोनों के पहाड़े में कॉमन आ रहा है, वो क्या है? 36। वो क्या है? 36। तो वो क्या आ रहा है? 36। इसका मतलब 12 और 18 का एलसीएम कितना जाएगा? 12 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 36। कितना जाएगा? कितना जाएगा यहाँ पे? 36। तो किस तरह से निकाला? एलसीएम क्या होता है फिर से समझ लीजिए। जैसे 12 और 18 है, 12 और 18 का एलसीएम का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना, जिस संख्या में 12 और 18 का भाग पूरा पूरा चल जाए। देखिए 36 एक ऐसी संख्या है वो छोटी से छोटी है, ठीक है ना, जिसमें 12 का भाग देंगे या 18 का भाग देंगे, दोनों का भाग पूरा पूरा जाएगा। 36 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें 12 और 18 दोनों का भाग पूरा पूरा जाए। 36 से बड़ी भले ही हो सकती है, लेकिन हमें छोटी से छोटी लेनी है। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वो है 36। तो एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। छोटी से छोटी संख्या होती है, जबकि एचसीएफ क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित करे। यहां ध्यान रखना, ये तो है विभाजित करने वाली, जबकि यहां पर ये क्या है? ये खुद विभाजित होने वाली संख्या है एलसीएम। ठीक, बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम को हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं, ठीक है ना, कि 510 और 92, इसका हमको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले इसको हम करते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा, इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से अभाज्य, पहले पूरा लिख देता हूं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किस तरह से करते हैं? 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आपको इसके लिए क्या याद होने चाहिए? आपको इसके लिए सारे जो अपने भाजक के नियम होते हैं ना, कि 2 की भाजकता का नियम क्या होता है, 3 की भाजकता का नियम क्या होता है, 4 की भाजकता, 5 की भाजकता, आपको ये सारे नियम पहले से पता होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो 510 में किसका भाग जा रहा है? सबसे पहले देखिए, इकाई का अंक 0 है तो 2 का भाग जा रहा है। तो 2 दूनी 4, 11 बच गया, ठीक है। यहाँ पे 1 बच गया ना, 2 दूनी 4 तो 1 11 हो गया। तो 2 पंजे 10, अब 1 बच गया, फिर से 2 पंजे 10, कितना आ गया? 2 का भाग इस तरह से गया। अब किसका जा रहा है? देखिए इकाई यहाँ पे 5 आ रहा है, इसमें हालांकि 5 का भाग जा रहा है, लेकिन 5 से पहले 3 का भी जा रहा है। कैसे पता लगाएंगे? कि यहाँ पे अंकों को जोड़ देंगे, 5 और 5 10, 10 और 2 12, तो 12 में 3 का भाग जाता है, तो इसलिए 255 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग दीजिए, 3 अट्ठे 24, कितना बच गया? 1, 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब किसका जा रहा है भाग? अब जा रहा है इसमें 5 का, क्योंकि अभी का एक अंक 5 है, 3 का भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो 5 का भाग देंगे, 5 का, 5 एकम 5, कितना बच गया? 3, 35 हो गया, 5 सत्ते 35। अब क्या बच गया? 17, 17 एकम 17, इस तरह से। तो यहाँ पे जो 510 है, 510 एक बार पूरा लिख देता हूँ, जो पहले 92 का भी कर लेते हैं, ठीक है। पहले 92 का कर लेते हैं। तो 92 का भी कीजिए, 92 का 2 से भाग दीजिए, 2 चौक 8, 1 12 हो गया, 2 छिक्की 12, अब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब कितना बच गया? 23। इस तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 510 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो क्या क्या हुए? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा
17, यानी कि मैंने 510 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लिया है। इसी प्रकार हम 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 23, ठीक है, 2 गुणा 23। अब समझिए इस चीज को यहाँ पे। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं, HCF क्या होता है बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि यहां पर हमें देखना है कि कौन सा सबसे पहले कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है, 2 के अलावा और कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जब कॉमन और कुछ आ ही नहीं रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, केवल 2 ही। यहाँ पे इसका HCF क्या जाएगा, 2। अच्छा, LCM कैसे निकालेंगे, इसी तरह से इसका LCM क्या होगा, LCM निकालने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों के गुणनफलों के अंदर, इन दोनों के गुणनखंड के अंदर जो भी संख्याएं आ रही है उनकी बड़ी से बड़ी घात लेनी है। हमें क्या करनी है, बड़ी से बड़ी घात लेनी है। तो बताइए 2 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ बड़ी से बड़ी, 2 की घात बड़ी से बड़ी क्या है, देखिए 2 × 2, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो केवल 2 की 1 ही घात है, 2 की घात 1, जबकि यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो हमें यहाँ पे 2 की घात 1 लेना है। गुणा 3, देखिए यहाँ पे कहीं और 3 नहीं आ रहा, तो 3 की घात सबसे बड़ी 1 ही है, तो 3 की घात 1 ले लेनी है, ठीक है। 5 कितनी बार आ रहा है, पूरे में 1 ही बार आ रहा है, तो 5 की घात भी 1 ले लेनी है, ठीक है। 17 और कहीं नहीं आ रहा, 17 की घात 1 ले लेनी है, ठीक है। और 23 भी 1 बार आ रहा है, तो 23 की घात भी 1 ले लेनी है। और अब इसको क्या कर देना है, गुणा कर लेना है। गुणा करने पर कितना आ रहा है, 23,460 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं, 12, 15 और 21। इस बार मैंने 3 संख्याएं ले ली, ठीक है, इनका भी HCF और LCM निकालते हैं। तो 12 का क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग जा रहा है 12 में, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, ठीक। अब 3 का 3 एकम 3, तो 12 को अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है। और 15 का देते हैं, 15 में किसका जा रहा है, सीधा 3 का, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसी तरह से 21 में 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो मैं क्या लिख पा रहा हूं, 12 को हम क्या लिख पा रहे हैं, 2 गुणा 3, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। 12 को क्या लिख पा रहे हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 को क्या लिख पा रहे हैं, 15 को 3 गुणा 5, ठीक है, 3 गुणा 5। 21 को क्या लिख पा रहे हैं, 21 को 3 गुणा 7। अब देखिए, अब यहां पर HCF निकालना है, तो HCF के लिए फिर से क्या करेंगे, हमें देखना है फिर से यहाँ पे वो कॉमन संख्या जो तीनों में आ रही है, ठीक है। तो तीनों में कौन कौन सी आ रही है, देखिए 1 2 3, यहाँ पे तीनों में आ रही है, ठीक है। तो ये तीनों में आ रही है इसलिए, और इसके अलावा और कुछ आ रहा है क्या, इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा, तो यही है बस। यदि इसके अलावा भी कुछ आता है तो उसको भी गुणा के रूप में लिख लेते, उसको गुणा कर देते 3 के साथ, ठीक है। तो HCF तो कितना आ गया, 3। LCM, अब LCM की बारी, ठीक है। LCM आप समझ गए होंगे ना, HCF 3 कैसे आया, क्योंकि 3 तीनों में आ रहा है। अब LCM फिर से कैसे करेंगे कि जितनी भी संख्या है उनकी उच्चतम घात ले लेनी है। क्या, उच्चतम घात, जैसे 2 आ रहा है तो 2 की उच्चतम घात क्या है, यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, यहीं पर है 2, तो इसकी उच्चतम घात कितनी यहाँ पे स्क्वायर में लग रहा है। अच्छा 3 आ रहा है तीनों में, तो तीनों में 3 आ रहा है, तीनों में देख लो उच्चतम घात 1 ही है, इधर भी 3 की घात 1 है, इधर भी 3 की घात 1 है, इधर भी 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 1 गुणा, अच्छा 5 कितनी बार आ रहा है, 5 भी 1 बार आ रहा है, इंटू 7 भी यहाँ पर 1 ही, इसकी अधिकतम घात 1 ही है, गुणा कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, 12 पंजे 60 और 7 × 6 42, 420 आपके आंसर आ चुका है, ठीक है। इस तरह से हम HCF और LCM दोनों निकाल सकते हैं। बच्चों अब HCF और LCM में एक संबंध और होता है, वो क्या संबंध होता है कि किसी भी दो संख्या, कोई भी दो संख्याएं दी गई है, जैसे A और B दो संख्याएं, तो A और B दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF और LCM होगा ना, वो क्या होगा, उन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब दो संख्याएं A और B है, तो उन जो दो संख्याएं इनका गुणनफल A गुणा B वो किसके बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं के जो HCF और LCM होंगे ना उनके गुणनफल के बराबर। यानी कि A और B का गुणनफल किसके बराबर है, A और B का HCF गुणा A और B का LCM इसके बराबर। समझ गए बात को, यानी कि जो दो संख्याएं हैं उनका जो गुणनफल किसके बराबर होगा, उन दोनों ही संख्याओं के जो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे शुरू में हमने लिया था 12 और 18, जैसे A का मान 12 रख दूं और B का मान 18, ठीक है। और HCF बताइए 12 और 18 का जो HCF आया था वो क्या आया था, उसका HCF आया था 6, कितना आया था
6 गुणा और 12 और 18 का जो एलसीएम आया था वो कितना आया था, इन दोनों का जो एलसीएम आया था वो आया था 36, ठीक है 36। चलिए करके देखते हैं दोनों बराबर है क्या, ठीक है। तो 12 गुणा 18 करके देख लीजिए, 12 गुणा 18 आराम से करके देखिए, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9 गुणा, अब यहाँ पे गया 12 बारी गया तो 6, 9 और 2 11, 1 216, कितना आ गया ये 216। जबकि ये कितना आएगा, देखो 6 छिंग 36 का 6 हासिल 3, ठीक है 3 लगा देता हूँ, 6 3 18 और 3 21, 216। तो इस तरह से ये क्या आ गए, दोनों बराबर है। इसका मतलब किसी भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उसी संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।